अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिरा हूँ और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ मलिक। आज हम कहाँ पे हैं? अभी तो हम बेजिंग विंटर ओलंपिक्स गेम के स्टेडियम में हैं। ये स्टेडियम बहुत शानदार है। ये रवायती स्टेडियम भी है और जदीद स्टेडियम भी बहुत है जदीद और सनअत स्टाइल इसमें भी शामिल और सनती स्टाइल भी इसमें शामिल है। तो ये एक बहुत ही यूनिक जो आइडिया है जी। वो है और मुझे ये वाकई बहुत अच्छा लगा है, आपको बहुत पता पसंद आया। आपको पता है वो क्यों इस शक्ल में सनती? क्योंकि तो पहले ये एक कारखाना था, वो एक स्टील के प्लांट था और ये बेजिंग शहर में सबसे बड़ा स्टील का प्लांट था। लेकिन जैसा आपने कहा कि सन 2008 में यहाँ बेजिंग समर ओलंपिक गेम्स हुआ और वो उस वक्त हवा की क्वालिटी उसको तकाजे के लिए वो दोबारा वो 2008 के बाद ये तो कारखाना है वो बेजिंग के शहर से बाहर मुंतकिल किया गया और इसके बाद यहाँ एक सकाफती पार्क बन गया और इस दफ़ा वो बेजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए इस्तेमाल होगा। जी जी जी, कितना ज़बरदस्त बात है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। और आज यहाँ आकर हमारे लिए एक मिशन भी है। क्या मिशन है? और अच्छा, डायरेक्टर ने कहा तो आज हम इस पार्क में एक स्टेडियम में एक जूता ढूंढेंगे। कैसे तो हम कोशिश करें। चले। वाह तारा साहब, ये तो बहुत ही बड़ी चिमनी है। जबरदस्त है ना? बहुत ही जबरदस्त जी। ये तो आपके ख्याल में ये एक कौन सी चीज़ है? तो पहले कौन सा काम किया जाता था यहाँ पर? मैंने वैसे पढ़ा है कि स्टील का काम यहाँ पर किया जाता था। जी, तो ठीक है। ये स्टील के लिए ये भट्टी थी, चिमनी कहा जाता है, फर्नेस कहा जाता है या आतिशदान भी इसको कहा जाता है। पहले का फर्नेस था और यहाँ से बेशुमार स्टील यहाँ तैयार किया जाकर बाहर मुंतकिल किया जाता था और सारी चीन में और सारी दुनिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में इस्तेमाल होता था। बहुत ही बड़ी चिमनी है और मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ। और देखें ये स्टाइल कैसा है? ये स्टाइल कदीम है लेकिन जिद्दत के साथ है। जी, वो दोनों एक दूसरे से मिली जुलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अब हम उधर देखें। चले। अमूमन ये कहा जाता है कि शोगन ग्रुप जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इस दौड़ से ही बाहर था, तो क्या ये 2022 के सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा ले पाएगा या इसका कोई मरकजी किरदार भी होगा? माजी की नाहमवार स्टील बनाने वाली भट्टी जदीद नुमाइश और तिजारती अनासर को यकजा करके मजीद बेहतर होती गई है। इस पार्क में हम जदीद आर्ट के साथ सनती निशानात के इम्तजाज और इख्तलाफ को देख सकते हैं। यहाँ तक कि सरमाई ओलंपिक्स का बर्फ पर फिसलने वाला चबूतरा भी शोगांग ग्रुप ने स्टील से बनाया है। हेलो, आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए बेजिंग ओलंपिक्स 2022। जी, और ये एलिवेटर है और हम अभी इस एलिवेटर से ऊपर सबसे मेरे ख्याल में सबसे ऊंची जगह हम जाएंगे। लेकिन इस एलिवेटर की एक बहुत ही ख़ास बात है। वो ये ख़ास बात है कि ये ढलवान शक्ल की है, बिल्कुल सीधी नहीं है। बिल्कुल ढलवान है। मैंने पहली दफ़ा इस तरह की एलिवेटर देखा। तो आए तजर्बा करते हैं, इसके अंदर सवार होते हैं। ज़रूर, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी एलिवेटर कभी भी इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, तो आए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये है वो लिफ्ट जहां एथलीट मुकाबले के आगाज में इब्तदाई पोजीशन पर पहुंचते हैं। एक मुनफरिद डिज़ाइन के साथ ये लिफ्ट उफ़क़ी समत से एक तरफ को झुकी हुई है। खिलाड़ी लिफ्ट में से दूर मौजूद झील और दीगर मनाजिर देख सकते हैं। हमें वहाँ ऊपर तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 10 सेकंड। शोकांग स्की जंपिंग प्लेटफॉर्म बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के मरकजी शहर में वाक़ वाहिद मुकाम है जहां बर्फ पर फिसलने के मुकाबले मुनक़िद होंगे। ये बिग एयर के लिए दुनिया का पहला मुस्तकिल चबूतरा भी है और सरमाई ओलंपिक्स की तारीख में मुकाबलों के इनेकाद का वो पहला मुकाम है जो बराह रास्त सनती वर्से के साथ मरबूत है। 3 साल की तामीर के बाद
ये बीजिंग में फैशन की दुनिया में एक नया इस्तारा बन गया है। हमारी मौजूदा पोजीशन 48 मीटर ऊंची है। ये एथलीट्स का नुक्ता आगाज है। ये बहुत अछूता ख्याल है। सामने वाली झील पहले शूकांग का पानी खुश्क करने वाला मैदान था, जो स्टील को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हर साल बहुत सी जंगली बतखें यहाँ मौसम सरमा गुजारती हैं। हाय मालिक, हम सबसे ऊंची जगह पहुँच गए। वाह, ये कैसा है बहुत ही मंजर? शानदार नज़ारा है। अच्छा, आप देखें तो यहाँ सबसे ऊंची की जगह 2 इवेंट्स मुनक्कद होंगे। आपको पता है इसका क्या नाम है? कौन सा इवेंट्स यहाँ मुनक्कद होंगे? शायद एक जंपिंग बहुत अच्छा है। और दूसरा फ्री स्टाइल भी क्या चीज़ जंपिंग है, एक स्नोबोर्डिंग है, एक वो फ्री स्टाइल है। जी, इसलिए तो आखिरकार यहाँ गुलजार सोने के दमके पैदा होंगे ओलंपिक गेम्स में। ये बहुत शानदार है, बहुत। अच्छा, और ये क्या है? ये चीज, ये रस्सी के जाल। रस्सी का जाल, ये क्यों है? आप अंदाजा कर सकते हैं? शायद बर्फ को ठहराने के लिए। बहुत होशियार है आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो बर्फ तैयार होकर यहाँ इस जाल से यहाँ ठहराई जाती है। 2022 में बीजिंग के सरमाई ओलंपिक्स के दौरान एथलीट्स इस जोन से शुरू करके 48 मीटर ऊंचे छलांग लगाने वाले चबूतरे पर पहुंचेंगे, जहां से वो खला में कूदकर हवा में कलाबाजी लगाते हुए मुड़ेंगे। चबूतरे की बालाई मंजिल से शोगांग ओल्ड इंडस्ट्रियल पार्क का नजारा किया जा सकता है, जहां से तेज रफ्तारी से नीचे आते हुए रफ्तार के साथ साथ बदलते मनाजर से लुत्फ अंदोज होते हैं और सनती वर्से और जदीद तहजीब को एक दूसरे से महवे गुफ्तगू देखते हैं। आप घबरा रही हैं ताहिरा साहबा? ढलवान बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 2 इवेंट्स यहाँ ओलंपिक विंटर ओलंपिक गेम में मुनक्कद होंगे। वाह, इस पर कोई ख़ास बात है आपने देखा? इस पे जाल है और दूसरा ढलवान बहुत ज़्यादा है। जी, ढलवान बहुत ज़्यादा है। और 2 इवेंट्स आपको पता है कैसे एक ही बिग एयर में चलेंगे। एक जंप है और एक फ्री स्टाइल है। और उन दोनों में कुछ इस थाल पर कुछ तब्दीली होगी। यानी आप देखें, दूर से एक ठंसा हुआ हिस्सा है और एक इवेंट्स होकर वो ठंसा हुए हिस्से को इसमें तो मेरे ख्याल में तख्तों जैसी चीज़ों से भर जाएंगे। जी, और 2 इवेंट्स इसलिए यहाँ बिगैर मुनक्कद हो सकेंगे। शोगांग स्नोबोर्डिंग प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से स्काई जंप और फ्री स्टाइल स्कीइंग एरियल ट्रैक में तब्दील हो सकता है। शोगांग स्काई जंपिंग चबूतरे की असल खूबसूरती उसका उफ़क़ी सिमत से एक तरफ को झुके होने के अलावा इसका तगय्युर पजीर ढांचा है, जो अपनी शक्ल बदल सकता है। ट्रैक की सतह को तब्दील करने के लिए तकरीबन 1100 मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि तेज रफ्तार तब्दीली का एहसास हो सके। ये कम खर्च होने के साथ साथ पायदार भी है और जगह का बेहतरीन इस्तेमाल भी। अब एक खास रूम में पहुंच गए। आपको पता है ये किसके लिए है? जी बिल्कुल, ये रेफरी रूम है और यहाँ पर रेफरी बैठेंगे। जी, आपको पता है मुकाबले के दौरान वो कुल कितने रेफरी यहाँ एक साथ काम करते हैं? यहाँ पर जो मुकाबले होंगे उनके लिए मेरे ख्याल में 7 रेफरी होंगे। बिल्कुल ठीक है, हमने अच्छा काम किया। ठीक है, और यहाँ आप देखें बाहर का मुकाबला है, जब वो यहाँ काम करेंगे वो यहाँ संजीदगी से उन खिलाड़ियों को स्कोर दे देंगे।
बिल्कुल, ठीक है वो ना? उनको मॉनिटर करेंगे और वहाँ से उन्हें स्कोर देखें। हम बाहर देखते हैं, वाह, और बहुत जब खूबसूरत खिलाड़ी ढलवान वाह बनी। इतना ऊंची है। स्नोबोर्डिंग चबूतरे से मुराद एक ऐसी जगह है जहां से बर्फ पर फिसलने वाले एक ही तख्ते की मदद से बिग एयर प्लेटफॉर्म से फिसलना और हवा में छलांग लगाना है, ताकि मुख्तलिफ हवाई करतब किए जा सकें, जैसे कलाबाजी लगाते हुए हवा में मोड़ काटना। फ्री स्टाइल स्की जंपिंग प्लेटफॉर्म से मुराद बिग एयर प्लेटफॉर्म से ढलवान पर आज़ादी से नीचे फिसलने और हवा में मुख्तलिफ महारतों का मुजाहिरा करने की सलाहियत है। मुकाबले में रेफरियों की तादाद 7 है और दोनों खेलों के लिए स्कोरिंग का मायार मुख्तलिफ हरकात हैं। अच्छा हमारे साहिब, मैं वाकई इस थाह पर चलना चाहती हूँ और अभी मुझे एक सवाल है। जी, क्या आपको पता है यहाँ तो बर्फ़ बिछाने के लिए वो कितनी क्यूबिक मीटर्स बर्फ़ की ज़रूरत होगी? मैंने वहाँ सुना था, मेरे ख्याल में 60,000। 60,000? Yes. 60,000 ये 6,000 ये 600, मेरे ख्याल में 60,000, और बहुत ज़्यादा है। 6,000। जी बिल्कुल। और आप देखिए ये दो जाल है और कुशन है, वो किस के लिए है? वो बहुत प्रोफेशनल। ये जो है ये बर्फ़ रोकने के लिए, और फिर उसके बाद जो बर्फ़ है वो पानी जो उसका पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगी और पानी वो जल्दी से नीचे जाएगा। अगर आप ठीक कहते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे प्रोफेशनल मैनेजर है हमने ट्रैक पर पानी के बहाव को मोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया है। अगर निचली तह की बर्फ़ पिघलती है तो ये पानी के बहाव को उस रास्ते की तरफ मोड़ देगा, ताकि बर्फ़ नीचे की तरफ फिसलने ना पाए। जब मुकाबले शुरू हो जाएंगे तो उनके लिए हम बर्फ़ बनाने के लिए बर्फ़ानी तोपों का इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता आगाज़ से ट्रैक के इख्तिताम तक हमें 6,000 क्यूबिक मीटर बर्फ़ बनाने की ज़रूरत है। तो इसे तैयार करने में कितना वक्त लगा? अगर दर्जा हरारत -5 डिग्री हो और हवा में नमी का तनासुब 55 डिग्री हो तो एक दिन में हासिल होने वाली बर्फ़ की मिकदार 800 से 1,000 क्यूबिक मीटर होगी। इस तरह एक हफ्ते में बनने वाली बर्फ़ की मिकदार हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगी। रेस के दौरान बर्फ़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए प्लेटफार्म के अतराफ़ में 4,000 क्यूबिक मीटर बर्फ़ ज़ख़ीरा करने की सहूलत मौजूद है, ताकि ट्रैक की बहाली में कोई मुश्किल पेश ना आए। बीजिंग में बर्फ बनाने के लिए सबसे मौजू वक्त दिसंबर के वस्त से आखिर तक है। उस वक्त तक बर्फ बनाने वाली मशीन को पूरे इलाके में बर्फ बिछाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। जमी हुई बर्फ को रोकने वाले जाल का असल काम हजारों क्यूबिक मीटर बर्फ को ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग से रोकना है। चोगांग स्काई जंपिंग प्लेटफॉर्म ने 2019 में बॉइलिंग स्नो वर्ल्ड कप की मेजबानी की। ये तजर्बा सरमाई ओलंपिक्स की बर्फ बनाने के लिए बहुत कारआमद होगा और इंडस्ट्री में इनकी साख को भी बेहतर बनाएगा। हमारी साहिब, अभी यहाँ तक हमारी सैर अभी ख़त्म हो रही है, आपको कैसा लगा है? मुझे बहुत मज़ा आया है और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, मिशन कैसा है? पूरा हो गया है? मिशन मैं भूल गया था, एक जूता ढूंढना। कोई बाना है, अब यहाँ इस तरह देखिए, वो जूता है। ये है जनाब क्रिस्टल शूज़। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, इसके डिज़ाइन के पीछे भी कोई कहानी है। ज़रूर आप चीनी सकाफत से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके पीछे वो तो एक कहानी नहीं है, वो चीन के फेटियन की शक्ल से। फेटियन का मतलब है उड़ने वाली परी, यानी तो अंग्रेज लफ्ज़ ने फेटियन दोनों लफ्ज़ से उड़ना और आसमान भी लिए हुए हैं। इसलिए वो इस मुकाबले से, स्नोबोर्डिंग से, वो तो इसकी अच्छी अक्कासी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। बहुत अच्छा स्टेडियम है, ठीक है, ज़बरदस्त है और हमने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद है हम बाकी वेन्यू की तरफ भी जाएंगे और मज़ीद आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से मुकाबले होने हैं। हम ज़रूर तो चलें।